इन दिस लेक्चर विल डिस्कस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहला टॉपिक हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। कार्बन मीन्स सिंपल कार्बन। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो डिफाइन हमारे पास होगी कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH4 बेसिकली क्या होती है, मीथेन गैस होती है। एंड अगर हम लिखते हैं CO2 विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन इसमें से हाइड्रोकार्बन है, तो क्लियरली दिख रहा है कि मीथेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन हुआ। बट कार्बन के साथ O2 प्रेजेंट इन केस ऑफ CO2, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है। सो हाइड्रोकार्बन की सिंपल सी डिफाइन यही है, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ क्या कैरी कर रहे हो, कार्बन कैरी कर रहे हो और हाइड्रोजन कैरी कर रहे हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम किससे डील कर रहे हैं, दैट मीन्स हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे हैं। और ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं, उनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन तो हम क्लियरली जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो अगर हम क्या करते हैं, कोई ग्रुप अटैच कर दें, किसके प्लेस पे अटैच कर दें, हाइड्रोजन के प्लेस पे अटैच कर दें, दैट मीन्स हम H निकाल रहे हैं और H की जगह हम अपना कोई सर्टेन ग्रुप यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पहले 4 थे, एक हमने रिमूव किया तो अब कितने रह गए, 3। और हमने हाइड्रोजन की जगह क्या अटैच कर दिया है, कोई एक ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो ये जो हमने कंपाउंड बनाया, यही हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव बनाने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं, उन हाइड्रोजन्स को हम लोग रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे हम कोई ना कोई ग्रुप अटैच करते हैं। ये जो ग्रुप्स यहाँ अटैच होते हैं उनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये लेटर हाफ में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या होती है, और जो डेरिवेटिव्स फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं और उनकी केमिस्ट्री क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हाइड्रोकार्बन की कितने टाइप्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की बेसिकली 2 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट का नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड का नाम होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हमने डिफ्रेंशिएशंस क्रिएट कर रखे हैं कि सैचुरेट कौन होगा या अनसैचुरेट कौन होगा, वो डिफाइन होता है कि कार्बन और कार्बन में बॉन्डिंग का पैटर्न क्या है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग का नेचर क्या है, उस पर हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हम बनाते हैं सैचुरेटेड और सेकंड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं और अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास एल्कीन और सेकंड हमारे पास होता है एल्काइन। अब ये एल्केन एल्कीन एल्काइन बेसिकली क्या होते हैं, अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको एल्कीन के नाम से जाना जाता है। एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, वो हमारे पास एल्कीन होता है। लाइकवाइज हमारे पास एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, वो हमारे पास क्या होते हैं, एल्काइंस होते हैं। मल्टीपल डबल बॉन्ड्स एंड मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं, बट हमारे लेवल पे हम लोग सिंगल यही पढ़ते हैं कि या तो हमारे कंपाउंड के पास एक ही डबल बॉन्ड होगा या एक ही क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन बेसिकली क्या है, एल्केन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन्स वो हैं जिसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एल्काइन वो हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। नाउ एल्केन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है विच इज CnH2n+2, जहाँ पर n क्या होते हैं, n आर नंबर ऑफ कार्बन्स, n हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ कार्बन। CnH2n+2 एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। इन तीनों फार्मूलाज को अभी यूज़ करके सीरीज़ बनाई जाएगी एल्कीन की और एल्काइन की, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये जनरल फार्मूला हमें बेसिकली क्या बताते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम लोग सैचुरेट एंड अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो हमारे पास किस टाइप की फ्लेम जनरेट होती है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एल्केन को बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम क्या होती है, जनरेट होती है। ब्लू फ्लेम जनरेट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस करता है। और जहाँ पर भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है वहाँ पे सूटी फ्लेम क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ सूटी फ्लेम बनती है इन केस ऑफ एल्कीन, एंड एल्काइन के लिए भी कैसी फ्लेम आती है, सूटी फ्लेम आती है। मतलब दोनों के लिए जो हमारे पास कंबशन होता है वो किस टाइप का कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। सूटी फ्लेम का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, येलो फ्लेम्स क्रिएट होती हैं अलॉन्ग विद सम डार्क स्मोक, वो हमारे पास सूटी फ्लेम होती है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो हमें जो फ्लेम मिलती है वो कैसी होती है, सूटी फ्लेम होती है। और ब्लू फ्लेम बेसिकली एक क्लीन फ्लेम होती है जो कहाँ प्रोड्यूस होती है, हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनको जब हम यूज़ करते हैं तो उनकी जो फ्लेम होती है वो कैसी फ्लेम होती है, ब्लू फ्लेम होती है। तो ब्लू फ्लेम कब रिजल्ट होती है, जब कंप्लीट कंबशन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरली कंप्लीट कंबशन हो जाता है, इसलिए वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। बट जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जनरली इनकम्प्लीट कंबशन होता है, दैट इज़ वाई दे शो सूटी फ्लेम्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एल्केन सीरीज़। तो एल्केन सीरीज़ का जनरल फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एल्केन सीरीज़ डेवलप होती है, वो सारे इस टॉपिक के अंदर स्टडी किया जाएगा। तो जनरल फार्मूला जो हमारे पास होता है एल्केन सीरीज़ के लिए वो होता है CnH2n+2, जहाँ पर n हमारे पास क्या होते हैं, n आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n यहाँ पे कार्बन एटम की काउंट होती है और जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n+2। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जनरल फार्मूला में हम लोग n की डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे लाइक 1 2 3 4, और जो रिज़ल्ट हमको मिलेगा वो हमारी एल्केन सीरीज़ क्या होती जाएगी, फॉर्म होती जाएगी। जैसे हम n=1 प्लेस करते हैं तो इस फार्मूला में अगर आप n=1 डालो तो अब क्या मिलेगा आपको, C1H2 × 1 + 2, तो रिज़ल्ट आपको क्या मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा। सेकंड में अगर हम n=2 प्लेस करते हैं तो हमें जो फार्मूला मिलेगा वो हो जाएगा C2H6। n=3 के लिए जो फार्मूला हमें मिलेगा वो हो जाएगा C3H8। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इसको सीरीज़ को डेवलप कर सकते हैं। नाउ n के प्लेस पे अगर आप 4 डाल दो तो फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, C4H10 मिल जाएगा। लाइकवाइज अगर आप n के प्लेस पे 5 डाल दो तो फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, C5H12 मिल जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ n की डाल सकते हैं और सीरीज़ को फर्दर डेवलप कर सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए कुछ स्पेशल वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन होता है तो उसको हम लोग मेथ कहते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो उसको एथ कहते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप वर्ड यूज़ होता है, 4 के लिए ब्यूट वर्ड यूज़ होता है, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये हमारे पास कार्बन के नंबर्स के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग होती है। अगर 1 कार्बन है तो मैथ वर्ड यूज़ करते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट यूज़ करेंगे, 10 कार्बन है तो हम लोग डेक वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ इनको हमें यूज़ कैसे करना है, तो हम जो एल्केन वाला पार्ट लिखते हैं, एल्केन, इसमें ये जो एल्क वाला पार्ट होता है, दिस एल्क पार्ट, ये हमारे पास क्या होता है, कार्बन की काउंट होती है। और जो एन पार्ट है उससे हमें क्या करनी होती है, एंडिंग करनी होती है। मतलब एल्क पार्ट हमें क्या बता रहा है कि कितने कार्बन हमारे पास हैं, और एंडिंग हमें किससे करनी है, उस वर्ड की एन से एंडिंग कर देनी है। जैसे यहाँ पर CH4 है तो कितने कार्बन है, 1 के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मैथ, तो एल्क की जगह पर क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा। और उसके बाद एंडिंग किससे करनी है, आपको एन से एंडिंग करनी है, तो इसके पीछे हम लगा देंगे एन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मीथेन। लाइकवाइज यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एथ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एथ और एंडिंग किससे कर देंगे, एन से, तो इस कंपाउंड का नाम है इथेन। 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉप, एंड किससे कर देंगे, एन से, तो कंपाउंड का नाम है प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्यूट और एंड करना है एन से, तो C4H10 का जो नाम है वो हो गया ब्यूटेन।
एंड फाइनली हमारे पास 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड पेंट और एंडिंग किससे कर देंगे, एन से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एल्केन्स की नेमिंग करते हैं। ये सिंपल टाइप की नेमिंग है। अगर आपको जनरल फॉर्मूला दे रखा हो, आपसे नाम पूछा हो, तो नाम आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नेमिंग हम लेटर हाफ में करेंगे इस लेक्चर के, अभी हम लोग सिंपल नेमिंग सीख रहे हैं। सो एल्केन की नेमिंग के लिए बेसिकली क्या करना है, हमें कार्बन काउंट करने हैं, उनके लिए जो वर्ड होता है वो पहले लिखना है और एंडिंग हमें किससे कर देनी है, एन से इसकी एंडिंग कर देंगे, तो हमें एल्केन सीरीज़ के कंपाउंड का नेम पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एल्कीन सीरीज़। एल्कीन सीरीज़ का जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n। जैसे हमने एल्केन के लिए सीरीज़ डेवलप करी है, वैसे हम एल्कीन के लिए भी कर सकते हैं। अगर n इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे तो फॉर्मूला जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा CH2। अगर आप n इक्वल टू 2 के लिए प्लेस करते हो तो फॉर्मूला आपको मिलेगा C2H4। n इक्वल टू 3 के लिए फॉर्मूला हमें मिलेगा C3H6 एंड n इक्वल टू 4 के लिए फॉर्मूला हमें मिलेगा C4H8 एंड n इक्वल्स टू 5 के लिए फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, C5H10। इस तरीके से हम आगे सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ना हमें नेम कैसे लिखना है एल्कीन्स के लिए, हमारे पास जो एल्कीन वर्ड है उसमें जो ईन है उससे हम लोग क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे कंपाउंड के नेम की, और जो एल्क है वो एल्क हमें क्या बताएगा, अगेन कार्बन की काउंट बताएगा। तो कार्बन काउंट कौन बताएगा आपको, एल्क वर्ड, और एंड किससे करना है, आपको ईन से एंड कर देना है। तो जैसे हमारे पास कार्बन 1 है फर्स्ट वाले कंपाउंड में, तो 1 के लिए हम लोग लिखते थे मेथ, और एंडिंग किससे करेंगे, इस बार हम ईन से एंडिंग करेंगे, तो कंपाउंड का नाम है मीथीन। 2 कार्बन के लिखते हैं एथ, एंडिंग किससे होगी, ईन से, तो कंपाउंड का नाम होगा इथीन। 3 कार्बन के लिखते हैं प्रॉप, एंडिंग होगी ईन से, कंपाउंड का नाम बनेगा प्रोपीन। 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, एंडिंग होगी ईन से, कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटीन। 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट और एंडिंग होगी ईन से, तो कंपाउंड का नाम होगा पेंटीन। नाउ एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये जो मीथीन कंपाउंड हमने फॉर्म किया है जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, CH2 था, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रीज़न क्या है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बन के पास बेसिकली 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड उसको बनाने ही बनाने हैं। अगर वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा कार्बन का। तो कार्बन को 4 बॉन्ड जनरली बनाने हैं, जो हर केस में कौन सेटिस्फाई कर रहा था, अभी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है उसके चारों बॉन्ड्स को। नाउ ये मीथेन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, जब हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरफ आएंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे मीथेन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो अभी मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एल्कीन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होती है, इथीन से स्टार्ट होकर कंटिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्काइन सीरीज। तो एल्काइन सीरीज का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो n इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, CH0 बनेगा, दैट मीन्स सिर्फ अकेला कार्बन रह जाएगा। n इक्वल टू 2 के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, C2H2 बनेगा। n इक्वल्स टू 3 के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, C3H4 बनेगा। n इक्वल्स टू 4 के लिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा C4H6 और n इक्वल्स टू 5 के लिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा C5H8। तो ऐसे हम लोग एल्काइन सीरीज फॉर्म करेंगे। ना इनकी नेमिंग हमें कैसे करनी है, अगेन जो एल्क वाला पार्ट है, ये एल्क वाला पार्ट आपको क्या बताएगा, कार्बन की काउंट बताएगा, कार्बन काउंट उसके लिए यूज़ करेंगे। और जो आइन वाला पार्ट है उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड के नेम की एंडिंग करेंगे। तो ये अकेला एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए बेसिकली क्या होता है, मैथ होता है, और एंड हमें किससे करना है, आइन से करना है। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, और एंडिंग इससे कर देंगे आइन से। 3 कार्बन के लिए प्रॉप होता है और एंडिंग अगेन आइन से हो जाएगी, तो प्रोपाइन बन जाएगा। 2 के लिए इथाइन, 1 के लिए मिथाइन। 4 के लिए बेसिकली क्या होगा, ब्यूट, और एंडिंग इससे कर देंगे आइन से, तो ब्यूटाइन। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, एंडिंग होगी आइन से, तो नाम हो जाएगा पेंटाइन। तो जैसे एल्कीन सीरीज में जो फर्स्ट मेंबर था मीथीन, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वैसे ही जो एल्काइन सीरीज का पहला मेंबर है मिथाइन, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लेटर हाफ में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि मीथेन और मिथाइन क्यों एग्जिस्ट
नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास होगी एल्केन सीरीज़, एल्कीन सीरीज़ और एल्काइन सीरीज़। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जो एल्केन सीरीज़, एल्काइन सीरीज़, एल्कीन सीरीज़ में जो जनरल फार्मूला थे उसमें जो n की वैल्यू डाल के हम लोग कंपाउंड्स लिख रहे थे, जो हम लोग फार्मूला बना रहे थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अगर हम n = 1 डालते हैं एल्केन सीरीज़ के लिए तो हमारे पास जो फार्मूला होता था वो क्या आएगा? CH4 आएगा। नाउ एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो कार्बन है वो टोटल कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। ना 4 से ज़्यादा बनाएगा ना 4 से कम, हमेशा वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, ये फिक्स है। तो अगर 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो वो कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। 4 बॉन्ड बनेंगे तो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, 4 बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए क्योंकि यहाँ पे 4 एटम्स अटैच है हाइड्रोजन के। तो ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है? हमें सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करना होता है कि कितने बॉन्ड्स किस एटम के पास हैं, वो सारे के सारे बॉन्ड्स आपको शो करने होते हैं। तो जैसे यहाँ कार्बन है तो जिस एटम की काउंट कम है उसको सेंटर में लिखेंगे कार्बन, और कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो जब भी आप एल्केन सीरीज़ का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे। ये एल्केन सीरीज़ के लिए स्पेसिफिकली है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एल्केन सीरीज़ के बारे में। ये एल्केन सीरीज़ है। तो एल्केन सीरीज़ में पहला मेंबर CH4 होता था जिसको हम मीथेन के नाम से जानते थे। तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन और ये फोर्थ हाइड्रोजन। तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन के हर एक बॉन्ड्स को इंडिविजुअली शो किया है। तो उसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, जहाँ पे आप इंडिविजुअली हर एक एटम के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हो। नाउ कंडेंस्ड फार्मूला में हमें क्या करना होता है? हमें यहाँ पे बॉन्ड्स को शो नहीं करना होता। जस्ट हमें क्या लिखना होता है? कितने एटम्स के साथ कितने एटम अटैच है, हमें सिर्फ उतना लिखना होता है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी CH4 है, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये भी CH4 है, ये तो कंडेंस्ड फार्मूला है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है C2H6, इसको इथेन बोलते हैं। हम लोग जानते हैं अगर एल्केन सीरीज से डील कर रहे हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपको क्या करना है? पहले 2 कार्बन बनाने हैं, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। इन दोनों कार्बन्स के बीच में कैसा बॉन्ड लगाना है? सिंगल बॉन्ड लगाना है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले कार्बन को देखें तो फर्स्ट वाले कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना लिया है। टोटल 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। एक बॉन्ड बना चुका है तो कितने बॉन्ड और बनाएगा? 3 बॉन्ड्स और बनाएगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हम फर्स्ट वाले कार्बन के बॉन्ड्स काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे कंप्लीट। अब हम सेकंड वाले कार्बन के पास आएंगे, उसने भी सेम ऐसा ही कर रखा है कि एक बॉन्ड तो उसने फर्स्ट वाले कार्बन के साथ बना रखा है, तो उसको भी 3 बॉन्ड और बनाने हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास बॉन्ड्स है वहाँ पे हमें किसके साथ अटैचमेंट करनी है? हाइड्रोजन के साथ अटैच करना है। तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, फिफ्थ हाइड्रोजन और सिक्स्थ हाइड्रोजन। तो हम चेक कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चरल फार्मूला में 2 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी 2 कार्बन है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में 6 हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी 6 हाइड्रोजन है। मतलब हमने बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बनाया है। नाउ इसकी कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगी? तो कंडेंस्ड फॉर्म में क्या लिखना है? पहले आपको फर्स्ट वाला कार्बन लिखना है, उसके साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3 हाइड्रोजन्स के, तो CH3। फिर उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है दूसरे कार्बन के साथ, और दूसरे कार्बन ने 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे दिखाना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है इथेन के लिए। एल्कीन सीरीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जांपल हमने लिया C2H4। तो हमें क्या करना होगा? पहले तो 2 कार्बन बनाने हैं, ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। नाउ हम लोग जानते हैं एल्कीन सीरीज में क्या होता है? एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो यहाँ 2 कार्बन है तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या लगा होगा? एक डबल बॉन्ड लगा होगा। डबल बॉन्ड लगा है तो फर्स्ट वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना लिए हैं। किसके साथ? सेकंड वाले कार्बन के साथ।
दो वो ऑलरेडी कार्बन के साथ बना चुका है, तो कितने और बनाएगा बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स और बनाएगा। सिमिलरली सेकंड वाला कार्बन भी फर्स्ट के साथ 2 बॉन्ड बना चुका है, तो ये भी कितने बॉन्ड और बनाएगा, 2 बॉन्ड्स और बनाएगा। अब जो भी हमारे पास बॉन्ड वेकेंट है वहाँ पे हमें क्या अटैच कर देना है, उन पोजीशंस पे हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारे स्ट्रक्चरल फार्मूला में 2 कार्बन है, मॉलिकुलर फार्मूला में भी 2 कार्बन है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, और कार्बन के क्या हुए हैं, 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, फर्स्ट वाले की भी और सेकंड वाले की भी। तो कंडेंस्ड फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले फर्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है। फिर डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है। तो ये हो गया इथीन के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला। अगर एक और एग्जांपल देखें तो वो है C4H8। ये हमारे पास बेसिकली कौन होता है, ये होता है ब्यूटीन। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला है। 4 कार्बन है, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। जब हम लोग एल्कीन के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको कैसा बॉन्ड लगाना होता है, डबल लगाना होता है। बाकी जो रिमेनिंग कार्बन्स होते हैं उनको आपने किस बॉन्ड से कनेक्ट करना होता है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना होता है। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर ये एल्केन है और यहाँ एल्कीन है और ये फिर से एल्केन हो गया, इस तरफ ऐसा नहीं होता। एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड ही क्या है, एल्कीन है। ठीक है, एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा तो बाकी सारे कार्बन्स को भी तो बॉन्ड बनाने हैं दूसरे कार्बन के साथ, तो वो कैसे बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो जहाँ डबल बॉन्ड प्लेस किया उनके तो 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे आपस में, और जो रिमेनिंग कार्बन्स हैं उनके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड लगाने हैं। अब बस आपको बॉन्ड चेक कर लेना है किस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने वो डेफिशिएंट है वो बॉन्ड आपको लगा देने हैं। तो फर्स्ट वाले कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो 3 और बनाएगा, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर हम सेकेंड वाले कार्बन को देखें तो उसके टोटल कितने बॉन्ड्स बने हैं, 3 बॉन्ड बने हैं। 2 तो बने हैं थर्ड वाले कार्बन के साथ और 1 बना है फर्स्ट वाले कार्बन के साथ। तो 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, 3 ऑलरेडी बने हुए हैं, तो कितने बॉन्ड और बनाएगा, 1 बॉन्ड और बनाएगा। लाइकवाइज जो थर्ड कार्बन है उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं सेकंड कार्बन के साथ और 1 बना रखा है फोर्थ कार्बन के साथ, तो इसके भी 3 बॉन्ड्स हैं, तो ये भी 1 बॉन्ड और बनाएगा। और लास्ट वाले का 1 बॉन्ड बना हुआ है तो कितने बॉन्ड्स और बनाएगा, 3 बॉन्ड्स और बनाएगा। नाउ हर जगह पर हम लोग क्या अटैच करेंगे, हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8। तो चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन 8 थे, हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 4 थे, कार्बन 4 हैं, एल्कीन था जो डबल बॉन्ड से क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। ना उसकी कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगी, पहले आप इस वाले कार्बन को लिखोगे तो 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। उसके बाद कैसा बॉन्ड है इसके साथ, सिंगल बॉन्ड है। ये वाला जो कार्बन है सेकंड वाला, उसके पास 1 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। फिर डबल बॉन्ड है, थर्ड वाले के पास भी 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट वाले के पास 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा बना है कंडेंस्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट एल्काइन सीरीज़ भी चेक कर लेते हैं कि एल्काइन सीरीज़ के लिए कैसे बनाते हैं हम लोग। तो एल्काइन सीरीज़ के लिए हमने एग्जांपल लिया है C2H2, ये है इथाइन, और हमें पता है इथाइन में क्या होगा, मतलब एल्काइन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 2 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, और उनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो फर्स्ट वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 और बनाएगा, टोटल 4। सेकेंड वाले ने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 और बनाएगा, टोटल 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो वैकेंसीज खाली हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं। हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे मॉलिकुलर फार्मूला से मैच कर रहा है। अब कंडेंस्ड फार्मूला कैसे बनाएंगे, 1 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर 1 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। ऐसे हम लोग इसका कंडेंस्ड फार्मूला बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास C5H8। तो टोटल कितने कार्बन है, 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। किसी भी 2 कार्बन्स के बीच में आपको कैसा बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल लगाना है। तो सपोज हम इन 2 कार्बन्स के बीच में लगाते हैं तो फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और बाकी जितने भी रिमेनिंग कार्बन्स हैं उनको कैसे कनेक्ट करना है, हमें सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। अब फर्स्ट वाले कार्बन को देखें तो 1 ही बॉन्ड बना है, तो ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा।
सेकंड वाला कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन अब एक भी बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं बनाएगा क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बन चुके हैं। 3 बनाया उसने इस वाले कार्बन के साथ और 1 बना चुका है वो इस वाले कार्बन के साथ, तो उसके टोटल 4 बॉन्ड बन चुके हैं। लाइकवाइज वो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो भी 4 बॉन्ड बना चुका है, 3 बना चुका है इसके साथ और 1 बना चुका है वो इसके साथ। तो जो लास्ट वाला है उसका 1 बॉन्ड बना है, तो टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा वो 3 और बना लेगा। और यहाँ पर हम क्या प्लेस कर देंगे, अब हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ C5H8। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैसे लिखना है, पहले हमें क्या करना है, कार्बन लिखना है पहला वाला विच इज़ C, 3 हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन है, उसके आगे ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन है, फिर उसके आगे एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन वो कैरी कर रहा है। तो ये था हमारे पास C5H8 का स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला। नाउ ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड जो मैं प्लेस कर रहा हूँ वो आपकी चॉइस है, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन में प्लेस करवा के देगा तो आपको लोकेशन बताएगा कि किस कार्बन के बीच में वो बॉन्ड्स क्या हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, लगे हुए हैं। नाउ मीथीन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो मीथीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो था CH2। तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और वैसे भी उसने मीथीन बोला है, तो मीथीन का मतलब क्या है, ये एक एल्कीन है, और एल्कीन में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो भाई वो एल्कीन बनेगा, अदरवाइज वो एल्कीन नहीं है। तो यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ कैसे बना सकता है, इसलिए मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। वैसे भी यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो अगर वो 2 हाइड्रोजन में प्लेस भी कर दूँ तो यहाँ जो 2 बॉन्ड्स खाली हैं वहाँ पर कौन आएगा, तो कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पा रहा है, इसलिए मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता। लाइकवाइज जो हमारे पास मिथाइन था, मिथाइन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, CH0, यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और मिथाइन में बेसिकली क्या है, मिथाइन एक एल्काइन है, तो वहाँ भी क्या चाहिए था आपको, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड तो होना चाहिए। तो 2 कार्बन तो आपके पास होंगे तभी तो आप उनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो। तो एक कार्बन में डबल ट्रिपल तो वैसे भी नहीं लग सकता, तो इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। और इसके पास तो हाइड्रोजन भी नहीं है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन है, इसलिए मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता और मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC किसके लिए स्टैंड करता है, IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किसी भी कंपाउंड का जो नाम लिखना होता है या केमिस्ट्री में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो बनाने वाली जो बॉडी होती है वो कौन सी बॉडी है, IUPAC होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हमें कैसे लिखना होता है उसके लिए जो रूल्स हैं वो किसने दिए, हमें IUPAC ने दिए हैं। तो सबसे पहला रूल हमारे पास होता है कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लो। फिर कहता है अगर सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अगर 2 एक जैसे हैं तो डाई लगाओ, 3 एक जैसे हैं तो ट्राई लगा दो। सब्स्टिट्यूएंट की जो नेमिंग करनी है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रख के करनी है। नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगता है, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगता है, और नंबरिंग हमें वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से ब्रांच या हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़ता हो, पास में आता हो। ये हमारे पास रूल्स होते हैं। अभी तो ये रूल समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रूल्स आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगे। रूल्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको बस नाम लिखना आना चाहिए, कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, तो रूल्स फॉलो करके उस कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। तो रूल्स अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे हम नेमिंग सीख जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3। तो हमें क्या करना है, चेक कर लेना है कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। जब कोई भी बॉन्ड शो नहीं कर रखा होता, इसका मतलब कैसे बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये कंपाउंड कौन है, ये एल्केन है। तो नाम कैसे लिखना है, पहले आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4। 4 के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, CH3, CH, CH3,
एंड यहाँ पर भी क्या है, ऊपर इसके साथ CH3 है। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले आपको जब भी हमें ऐसा दिखे कि बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है, उनके ऊपर भी कुछ लगा हुआ है, उनके नीचे भी कुछ लगा हुआ है, तो आपको क्या करना होता है, जनरली हमारे पास ऐसा ही होता है 10th स्टैंडर्ड में, जो हमारे पास नीचे वाली चेन है, ये जो चेन है, इस चेन को आप सिलेक्ट कर लो, और इस चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने कौन सी चेन सिलेक्ट करी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आया, ये जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं बना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच, और इस ब्रांच का नाम क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। इस ब्रांच का नाम है एल्काइल ग्रुप। अभी एल्काइल ग्रुप क्या है, एल का मतलब होता है कार्बन का नंबर, कितने कार्बन है यहाँ पर, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, मैथ लिखते हैं, और आइल से आपको उसकी एंडिंग कर देनी है, तो उसके पीछे क्या लगा दो, आप आइल लगा दो। तो CH3 मतलब क्या है, ये एक मिथाइल है। तो ये हमारे पास होगी हमारी ब्रांच, मतलब ये हमारे पास है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, वो हमारा ये होता है। अब हमें क्या करना है, जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो आपको नंबर लिखना पड़ता है। नंबर इस तरीके से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट हमारा पास में आ जाए, उसको छोटे से छोटा नंबर मिले। तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे यहाँ से नंबर करो 1, इसको आप 2 बोलो, इसको आप 3 बोलो, तब भी जो हमारी ब्रांच है वो दूसरे नंबर पे आ रही है। या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते 1, फिर उसके बाद ये 2 होता, फिर ये 3 होता, अभी भी हमारी ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है, दूसरे नंबर पर ही आ रही है। तो कहीं से भी नंबरिंग करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसमें ब्रांच आ जाती है, उन कंपाउंड्स के नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच लिखते हैं, और ब्रांच का आपको जो एड्रेस लिखना है उसके आगे लिखना है कि ब्रांच किस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, वो उसका एड्रेस है। ब्रांच के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होती है हम उसको लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को लिखेंगे। ठीक है, पहले आपको एड्रेस बताना है, एड्रेस के बाद आपको ब्रांच का नाम लिखना है, उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखना है। तो हमें दिख रहा है जो हमारी ब्रांच है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, तो एड्रेस हमारे पास क्या हो गया कि ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। फिर इस ब्रांच का नाम क्या है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मिथाइल, तो ब्रांच का नाम हो गया मिथाइल। और फिर उसके बाद हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितने कार्बन हैं, आपको नीचे कार्बन काउंट करने हैं 1, 2 एंड 3। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप, सबके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो एंड किससे कर देंगे, इसको एन से, तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। नाउ एक रूल और है कि अगर आपके पास नंबर और अल्फ़ाबेट एक साथ आते हैं तो बीच में क्या लगाते हो, आप डैश लगाते हो, तो इसका पूरा नाम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन। हमें ये कंपाउंड गिवन है और उसका नेम हमको बताना है। तो पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेनी है, तो मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट चेन आप क्या लेके चलिए, हमेशा जो हमारे पास प्रिंसिपल चेन है, जो नीचे वाली जो लेंथ है हमारी, वही क्या बनती है, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन बनती है। क्लियर। अब कौन छूटा, जो बंदा छूटा वही हमारी ब्रांच है, तो ये छूट गया, तो ये हमारी ब्रांच है। ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ, और एंडिंग इसे कर देंगे आइल से, तो इसका नाम फिर से क्या हो गया, मिथाइल। अब हमें कार्बन को नंबर करना है, तो हमें अगर नंबरिंग करनी है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 1, 2, 3 एंड 4। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3 और ये बन गया 4। अब आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि ब्रांच कहाँ से पास में आ रही है। जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे तो ब्रांच को दूसरा नंबर मिल रहा था, तो छोटा नंबर मिल रहा है, बट अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो तीसरे नंबर पे आ रही है। तो ब्रांच को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो जहाँ से हमारी ब्रांच पास में पड़ती हो, तो नीचे वाली नंबरिंग हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब हमारे पास जो ब्रांच है उसका एड्रेस क्या है, ब्रांच कौन से कार्बन के साथ कनेक्टेड है, दूसरे कार्बन के साथ कनेक्टेड है। फिर हमें क्या लगाना है, डैश लगाना है। ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। देन कितने कार्बन है टोटल पेरेंट चेन में या लॉन्गेस्ट चेन में, 1, 2, 3, 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये हमारे पास एक एल्कीन है क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारे पास एल्कीन है। जैसे आप ब्रांच को छोटे से छोटा नंबर देते हो, वैसे ही आपको डबल बॉन्ड को भी छोटे से छोटा नंबर देना है, या ट्रिपल बॉन्ड को भी छोटे से छोटा नंबर देना है। वहाँ से नंबर करना स्टार्ट करो जहाँ से वो बिल्कुल पास में पड़ता हो।
तो आप कहीं से भी करिए वो दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। अगर आप यहाँ से करो 1, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4, तो जो पहला वाला होता है ना जिसके साथ हमारा ये डबल बॉन्ड अटैच है, हमें वो वाला एड्रेस ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप एड्रेस में 2 और 3 लिख दो कि जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ ये बताते हैं कि जो डबल बॉन्ड का जो पार्टिसिपेटिंग पहला कार्बन है वो कौन सा है, किस नंबर वाला है, 1 2 3 4, हम सिर्फ वो नंबर बताते हैं, हम दोनों का एड्रेस नहीं बताते हैं। नाउ एल्कीन का नाम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। पहले हमें क्या करना होता है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम लिख देंगे ब्यूट। कोई भी ब्रांच नहीं है इसलिए आगे कुछ नहीं आया, जस्ट हमने 4 कार्बन से स्टार्ट किया, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। फिर लगाते हैं डैश। फिर हमें देना होता है एड्रेस कि किस कार्बन के साथ, पहला कार्बन कौन है जिसके साथ डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले तो दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, उसके बाद वो तीसरे के साथ कनेक्टेड हुआ, तो हमें छोटा नंबर देखना होता है कि पहले वो किससे कनेक्टेड है। तो वो 2 के साथ कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर ऐसे 2 लिखते हैं, फिर डैश लगाते हैं, क्योंकि नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या आता है, डैश आता है। एंड किससे करना है, ये क्या है, एल्कीन है, तो आप एंडिंग किससे कर दोगे, इन से इसकी एंडिंग कर दोगे, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटूइन। हमने ये बता दिया कि जो ब्यूटीन है उसके दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई करी है नंबर लगा के कि ब्यूटीन में दूसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हम लिख रहे हैं इसको ब्यूट-टू-इन। एक और एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको पहले तो नंबरिंग करनी है। नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड पास में आता है। तो आई थिंक अब तो सबको क्लियर हो चुका होगा कि नंबरिंग हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारा नंबरिंग का पैटर्न हुआ। फिर हमें क्या करना है, टोटल कितने कार्बन हैं वो लिखने हैं। टोटल कितने कार्बन हैं, 4, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। फिर लगाना है आपको डैश। अब आपको बताना है कि जो डबल बॉन्ड है वो सबसे पहले किस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो वो फर्स्ट कार्बन के साथ कनेक्टेड है। अब तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, उसके बाद डैश लगाना है, और डबल बॉन्ड के लिए हम एंडिंग इससे करते हैं इन से, तो कंपाउंड का नाम है ब्यूट-1-इन। तो ब्यूट-2-इन और ब्यूट-1-इन में बहुत डिफरेंस है। ब्यूट-2-इन में जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, और ब्यूट-1-इन में जो बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है। नेक्स्ट है एल्काइन की नेमिंग। तो एल्काइन में बेसिकली क्या होता है, किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे हम डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर दे रहे थे, छोटे से छोटा नंबर आए, वैसे हम नंबरिंग कर रहे थे। अब उसी फैशन में आपको ट्रिपल बॉन्ड से भी डील करना है, तो नंबरिंग आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर जाए, तो 1 2 3 एंड 4। ना उसका नेम क्या होगा, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट। एड्रेस बताएंगे तो फर्स्ट पोजीशन के साथ लगा हुआ है ना, मतलब पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ट्रिपल बॉन्ड, तो 1। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, आइन, क्योंकि एल्काइन की एंडिंग किससे होती है, आइन से होती है, तो कंपाउंड बन गया ब्यूट-1-आइन। नेक्स्ट एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इन 2 कार्बन्स के बीच में लगा हुआ है, तो इनको छोटे से छोटा नंबर जाना चाहिए, तो नंबरिंग हमें यहाँ से करनी पड़ेगी। ये 1 जाएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, और ये 5 आएगा। और नंबरिंग हमने ऐसे क्यों करी, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना चाहते हैं। तो अब 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पेंट, फिर डैश लगाएंगे। अब एड्रेस बताएंगे कि जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है कौन से कार्बन के साथ कनेक्टेड है, दूसरे कार्बन के साथ कनेक्टेड है। 3 कभी नहीं लिखना, हमेशा क्या लिखना है, 2 लिखना है, दूसरे कार्बन के साथ कनेक्टेड है, पहले जिसके साथ कनेक्शन होता है उसका एड्रेस दिया जाता है। फिर डैश लगाएंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो किससे एंड करेंगे, आइन से एंड करेंगे, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंट-2-आइन। नेक्स्ट हमारे पास है CH3C, CH3 और 2 CH3 ऊपर नीचे अटैच हैं। पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए तो आप सिंपली क्या करो, इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया करो। मैक्सिमम टाइम यही होता है, इस लेवल पे यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन होती है। नाउ नंबरिंग करनी है, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3। तो जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है वही हमारी क्या है, ब्रांच है। तो ये पहली ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच है। अब 2 ब्रांचेज आ गई हमारे पास, तो इनका नाम क्या है, पहली वाली ब्रांच जो है वो मिथाइल है, सेकंड वाली जो ब्रांच है वो भी हमारे पास कौन है, मिथाइल है। क्लियर। और दोनों का एड्रेस क्या है, वो दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच है। अब नेम कैसे लिखते हैं, जब हमारे पास सेम ब्रांचेज होती हैं, तो 2 सेम ब्रांचेज हों, 2 सेम ब्रांचेज मतलब 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट हों, तो हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डाई वर्ड यूज़ करते हैं। 3 सेम होते हैं तो ट्राई, 2 होते हैं सेम तो डाई। अब नाम कैसे लिखना है,
पहले आपको दोनों ब्रांचेस का इंडिविजुअल एड्रेस बताना है, दोनों का अलग से एड्रेस बताना है कि पहली वाली ब्रांच दूसरे कार्बन पे है और दूसरी वाली ब्रांच भी दूसरे कार्बन पे है, दोनों का एड्रेस बताना है, ये याद रखिएगा। और नंबर के बीच में लगाते हैं कोमा, फिर लगाएंगे डैश। दो हैं तो दो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई। कौन है दो, मिथाइल, तो डाई के आगे क्या लगा देंगे, मिथाइल। तो 2,2 डैश डाई मिथाइल, ये हो गया हमारे ब्रांच की नेमिंग। अब टोटल कितने कार्बन है, 3। 3 के लिए लिखते हैं प्रॉप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एंड किससे कर दिया, एन से। तो इस कंपाउंड का नाम है 2,2 डैश डाई मिथाइल प्रोपेन। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कहीं से भी करो, ब्रांच को दूसरा नंबर ही जाएगा सबसे लोवेस्ट, तो 1 देन 2 देन 3 देन 4। तो ये हमारे पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है या लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं है, तो ये भी हमारे पास कौन है, मिथाइल है, और ये भी हमारे पास क्या है, मिथाइल है। तो दोनों ही मिथाइल हैं, तो दोनों मिथाइल हैं, तो अगेन हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डाई वर्ड यूज़ करेंगे। बट अब दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, पहला वाला जो मिथाइल है वो दूसरे कार्बन के साथ है और दूसरा जो मिथाइल है वो तीसरे कार्बन के साथ है। फिर लगाएंगे डैश, जो कि दोनों सेम है तो डाई लगा दिया। कौन दोनों सेम है, ब्रांचेस क्या है हमारी, मिथाइल। तो 2,3 डैश डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्यूट और एंडिंग इससे कर देंगे एन से, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ऐसे हम लोग नेमिंग कर सकते हैं एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं, ये वो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनको जब हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच कर दो तो वो हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल देते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बदल देते हैं, उनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का दूसरा नाम होता है हेट्रो एटम, इसको हेट्रो एटम भी हम लोग कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होते ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बदल देगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बदल देगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास मीथेन है CH4। CH4 में से अगर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल लें और उसकी जगह पे हम कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर दें, सपोज हमने यहाँ पे OH को अटैच कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, अब CH3OH। और ये जो CH3OH हमने बनाया है ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो हमने जो ग्रुप अटैच किया है वो कौन सा ग्रुप अटैच किया है, OH। जैसे ही OH CH3 के साथ अटैच हुआ और CH4 और CH3OH की आप प्रॉपर्टीज़ मैच करके देखोगे तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। इसका मतलब ये दोनों इंटायरली क्या हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन के साथ कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दें जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों चेंज कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। फंक्शनल ग्रुप का दूसरा नेम क्या होता है, हेट्रो एटम होता है। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास होता है उसका नाम होता है हेलोजन। तो फर्स्ट हमारे पास है हेलोजन। हेलोजन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल X। अब हेलोजन कौन कौन होते हैं, ये हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ग्रुप 17 के मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, हेलोजन जब अटैच करोगे, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब हम अटैच करके लिखेंगे तो उसका नाम हम इस तरीके से लिखते हैं, हेलो एंड एल्केन। मतलब जब हेलोजन अटैच होगा तो उस कंपाउंड का नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, हेलो एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो हेलो वाला पार्ट है वो हेलोजन को डिपिक्ट कर रहा है और पीछे एल्केन वाला पार्ट एल्केन को डिपिक्ट कर रहा है। अब हेलो वर्ड का मीनिंग क्या है कि जो फ्लोरीन है उसको आपने क्या लिखना है, फ्लोरो लिखना है। फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोरो, वैसे ही क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोरो। ब्रोमीन क्या बन जाएगा, ब्रोमो। एंड आयोडीन क्या बन जाएगा, आयोडो। आपको ये वाले वर्ड यूज़ करने हैं, आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्केन नहीं लिख सकते, हमें हेलो एल्केन लिखना है। तो फ्लोरीन को फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो बोलेंगे। ठीक है, अब नाम कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमें कंपाउंड कहता है CH3 CH2 एंड Cl। Cl मतलब क्लोरीन, तो पहले हम क्लोरीन को क्या लिख देंगे,
क्लोरो लिख देंगे, फिर कार्बन काउंट कर लेंगे 1 एंड 2। 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एथ, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एंडिंग किससे कर देंगे एन से, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। बट अगर ये कहीं बीच में आ जाता है जैसे CH3 CH F और CH3, जब ये बीच में आता है तो इसको आप क्या करो, नंबर कर लिया करो। पहले आप वही जो हम लोग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, क्योंकि ये कार्बन तो है नहीं तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो अब आप कार्बन का नंबर कर लो। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और थर्ड कार्बन है। तो लिखना तो अभी भी आपको आगे क्या है, फ्लोरो लिखना है, बट एड्रेस के साथ। तो दूसरे वाले कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरो जुड़ा हुआ है। और टोटल कितने कार्बन है 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम है 2-फ्लोरोप्रोपेन। टर्मिनल पोजीशन पे आएगा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है उसका एड्रेस, बट जब वो बीच में आता है तब आपको उसका एड्रेस लिखना होता है। इसलिए हमने ऊपर नहीं लिखा उसका एड्रेस, नीचे एड्रेस लिखा है, क्योंकि नीचे वो बीच में आ रहा था। ये हो गया हेलोजन। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो OH होता है, और उसका जो नेम हम लोग लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं एल्केनॉल। इसमें एल्केन वाला पार्ट आपका सिंपल एल्केन वाला पार्ट है, और ये जो ओल है इससे हमें क्या करनी होती है, कंपाउंड के नेम की एंडिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे हमें दे रखा है CH3 CH2 एंड OH। तो टोटल कितने कार्बन है हमारे पास 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एथेन। ठीक है, वैसे एथेन में ई भी आता है, बट यहाँ पर ई नहीं लगाना है, ई आपको यहाँ से हटाना है। ठीक है, और ई के प्लेस पर ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऑल लिख रहे हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथेनॉल। क्लियर। अगर ये बीच में आएगा तो आप उसका एड्रेस बता दो बस, जैसे CH3 CH CH3 एंड OH। तो अब ये बीच में आ रहा है तो आप एड्रेस बता दो, तो नंबर कर दो 1 2 3, जहाँ से पास पड़े वहीं से नंबर करना है ऑफ कोर्स। तो नाम कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्केन वाला पार्ट लिखना है विच इज़ प्रोपेन, ई तो नहीं लिखना। फिर आपको क्या करना है, एड्रेस बताना है कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है OH वो कौन से कार्बन से कनेक्टेड है, दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, और फिर एंड किससे करना है, आपको ऑल से एंड करना है। हेलो एल्केन और इसमें फ़र्क है। हेलो एल्केन में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में लिखा था नंबर, क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप था वो पहले लिखा जा रहा था, तो फंक्शनल ग्रुप के सामने लिखना है। एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप पीछे लिखा जाता है, इसलिए हम उसके आगे की तरफ लगा रहे हैं, तो हमने इसलिए सेंटर में लिखा है। यह बस नेक्स्ट एग्जांपल है। नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में आए, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ब्यूटेन, फिर लगाएंगे डैश, एड्रेस बताएंगे हमारा जो एल्कोहल है वो दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, और कौन कनेक्टेड है, एल्कोहल, उसके लिए ऑल। तो इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन टू ऑल। थर्ड हमारे पास होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, और ये जो CHO होता है उस CHO में कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में होता है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में होता है। ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये कैसा ग्रुप होता है, ये हमेशा टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। ये हमेशा आपको या तो स्टार्टिंग में मिलेगा या एंड में मिलेगा, बीच में ये कभी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ नंबर लगाने का झंझट ही नहीं है, आपको नंबर लगाना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा एंड में ही आएगा। और इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, एल के नल करके लिखते हैं, मतलब एंडिंग हम किससे कर रहे हैं, अल से कर रहे हैं, ई हटा रहे हैं और उसकी जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, AL लगा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, HCHO। और एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कैरी कर रहा है, तो एल्केन पार्ट के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है उसको भी काउंट करना है, याद रखिएगा, उसको भी आपको काउंट करना है। जैसे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया और इसके साथ क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है। तो ऐसा नहीं कि इस कंपाउंड का नाम ही नहीं है, इसमें तो कार्बन ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो इसको आप काउंट करो, कितने कार्बन है, 1। तो 1 के लिए आप क्या लिखोगे, मीथेन। ई नहीं लिखना, ई की जगह ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, अल। तो कंपाउंड का नाम क्या है, मीथेनल। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3CHO। नाउ फंक्शनल ग्रुप विजिबल है हमें, तो फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा वो किसके साथ अटैच है, CH3 के साथ अटैच है।
तो अब आपको दोनों कार्बन काउंट करने हैं। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है और ये हमारा सेकेंड कार्बन है। तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ, एन, और ई के प्लेस पे क्या लिख देंगे, अल। तो ये बन जाएगा इथेनल। इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड की नेमिंग करते हैं। फोर्थ है हमारे पास कीटोन। कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CO होता है, और CO को जनरली किस फॉर्म में दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड O की फॉर्म में दिखाते हैं। ये जो कीटोन ग्रुप होता है उसको लेफ्ट साइड से भी अटैच होना होता है और राइट साइड से भी अटैच होना होता है, तभी कार्बन की वैलेंसीज क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। ये हमेशा आपको कहाँ दिखाई देगा, मिडल में दिखाई देगा। दैट मीन्स ये कैसा ग्रुप है, एक नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ये हमेशा बीच में आएगा, तो आपको एड्रेस बताना ही पड़ेगा। जो भी फंक्शनल ग्रुप बीच में आता है उसका एड्रेस आपको देना ही पड़ेगा। नाम कैसे लिखते हैं, नाम होता है इसका LK नॉन, मतलब ई हटा के आप एंड किससे कर रहे हो नाम का, ऑन से उसका एंड कर रहे हो, क्योंकि इस वाले फंक्शनल ग्रुप के पास भी कार्बन है तो इसको भी आपको काउंट करना है। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ जो वैलेंसीज फ्री हैं कार्बन की वो कौन सेटिस्फाई करेगा, हमेशा कार्बन ही सेटिस्फाई करेगा। यहाँ दोनों वैलेंसीज हमेशा कार्बन ही सेटिस्फाई करेगा, याद रखिएगा। तो जैसे नेम लिखते हैं, फर्स्ट हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3। तो नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो पहले हमें क्या करना है, एल्केन वाला पार्ट लिखना है। टोटल कितने कार्बन है, 4 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। फिर एड्रेस बताएंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है और कौन लगा हुआ है, ऑन। तो कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन 2 ऑन। अब यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन होता है कि हमारे पास जो कीटोन फैमिली होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो प्रोपेनॉन से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स वो यहाँ से स्टार्ट होती है, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहाँ पर मीथेनॉन एंड इथेनॉन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछता है। नाउ जो ये फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ उसको बॉन्ड बनाने होते हैं। तो सपोज आप एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो और इस तरफ भी आप हाइड्रोजन लगा दो, तो इसको आप क्लियरली देखो तो यहाँ से भी आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता था, CHO होता था। और अगर आप चाहे यहाँ से देखो तो यहाँ से भी हमें क्या दिख रहा है, वो एल्डिहाइड ही दिख रहा है। तो आप दोनों तरफ हाइड्रोजन लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि इसका कार्बन तो आपको गिनना ही है। तो इसलिए मीथेनॉन फॉर्म नहीं होता। अगर आप मीथेनॉन बनाने जाओगे तो आपको दोनों तरफ हाइड्रोजन ही लगाने हैं, क्योंकि एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का काउंट हो चुका है, तो आपको वैलेंसीज पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए जैसे ही हाइड्रोजन लगेगा वो ग्रुप एल्डिहाइड में बदल जाएगा, तो मीथेनॉन फॉर्म नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट इथेनॉन, वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो इथेनॉन बनने के लिए हमें एक कार्बन और चाहिए, तो हमने वो एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ लगा दिया, और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। अभी भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो हमारे पास पार्ट है ये कौन है, ये एल्डिहाइड है। सो इंस्टेड ऑफ इथेनॉन हमने क्या फॉर्म कर दिया है, इथेनल फॉर्म कर दिया है। तो ये इथेनल है, ना कि इथेनॉन, इसलिए इथेनॉन भी एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर आप दोनों तरफ कार्बन लगाओ, इस तरफ भी आप CH3 लगा दो और इस तरफ भी आप CH3 लगा दो, तो अब ये कहीं से एल्डिहाइड नहीं दिख रहा, ये कोई एल्डिहाइड नहीं है। तो अब ये क्या है, हमारे पास कीटोन है और उसका नाम क्या होता है, 3 कार्बन है, तो उसको लिखेंगे प्रोपेनॉन। ठीक है, या उसको आप क्या लिख सकते हो, प्रोपेन एड्रेस के साथ 2 एंड ऑन। तो इसलिए हमारी जो कीटोन फैमिली होती है वो प्रोपेनॉन से क्या होती है, स्टार्ट होती है। और लास्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, जो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड H। इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि कार्बन के यहाँ 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 1 बॉन्ड इस वाले OH वाले पार्ट के साथ। तो 3 बॉन्ड बने हैं, तो कार्बन को सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है। तो हमेशा ये कहाँ पर मिलेगा आपको, टर्मिनल्स पे मिलेगा। तो ये ग्रुप भी कैसा ग्रुप होता है, टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है।
ये कभी भी आपको बीच में नहीं मिलेगा, हमेशा आपको एंड में ही मिलेगा। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? नाम होता है इसका एल्केनोइक एसिड। ठीक है, एल्केनोइक एसिड मतलब एंड किससे करना है आपको? ओइक एसिड से आपको एंड करना है। एल्केन वाला पार्ट तुम्हें पता ही हम किस तरीके से लिखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें गिवन है HCOOH, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप भी कार्बन कैरी कर रहा है तो इसको हमें काउंट करना पड़ेगा। तो कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मीथेन। ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ई की जगह ही हम लोग क्या लगा रहे हैं? ओइक एसिड लगा रहे हैं, तो इसका नाम है मीथेनोइक एसिड। अगर ऐसे लिख दिया हो CH3COOH, तो अब टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 2 कार्बन हो गए, ये फर्स्ट ये सेकंड। 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इथेन, और एंडिंग किससे कर देंगे? इसकी ओइक एसिड से एंडिंग कर देंगे, तो ये बनेगा इथेनोइक एसिड। क्लियर? ये हो गया हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली वो सीरीज होती है हाइड्रोकार्बन की और उनके डेरिवेटिव्स की, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और जिनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। वो सीरीज हमारी कौन सी सीरीज होती है? होमोलोगस सीरीज होती है। ऐसी सीरीज हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास सेम होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है होमोलोगस सीरीज़ की? कि यहाँ 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है या 14U का डिफरेंस होता है। 14U कैसे आएगा? कार्बन का जो मास है वो 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, यहाँ से आपको 14U मिला है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट या 14U का होता है। और जितने भी होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर होते हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्या होती हैं? सेम होती हैं, बट जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए होती हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जनरली वो मास के थ्रू चलती हैं। तो जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते हैं सीरीज़ के अंदर, कार्बन का नंबर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, तो मास भी हमारा बढ़ रहा होता है, जिससे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी चेंज होने लग जाती हैं। बट क्योंकि वो सब सेम सीरीज़ को बिलोंग कर रहे हैं तो सबके पास सेम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है? सेम होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एल्केन सीरीज़ को देखें तो एल्केन सीरीज़ का जो पहला मेंबर हमारे पास होता है वो होता है CH4। सेकंड मेंबर जो हमारे पास है वो होता है C2H6। थर्ड मेंबर जो हमारे पास है वो होता है C3H8। फोर्थ मेंबर जो हमारे पास है वो होता है C4H10। एल्केन सीरीज़ का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे आप डाल के इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? नाउ अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स को देखें, CH4 और C2H6 को देखें, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? CH2 यूनिट का गैप है। मतलब अगर हम CH4 लेते हैं और उसमें क्या ऐड कर देते हैं? CH2 ऐड कर देते हैं, तो हमें नेक्स्ट मेंबर मिल जाता है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। वैसे अगर हम C2H6 और C3H8 में देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा? CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। 3 और 4 के लिए भी कैसे यूनिट का डिफरेंस होगा? CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है? होमोलोगस सीरीज होती है, जिसमें सेम क्या रहता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, उसी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज के 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर, तो ये अगर फर्स्ट मेंबर है तो ये वाला हमारा सेकंड मेंबर है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर। आप कभी भी फर्स्ट मेंबर को थर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। हमेशा क्या करना है? फर्स्ट मेंबर को सेकंड से कंपेयर करना है। अगर आप फोर्थ वाले को कंपेयर कर रहे हो तो फिफ्थ के साथ करोगे, सेवन्थ वाले को आप किससे करोगे? एट्थ वाले से करोगे। तो जो भी हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कितनी यूनिट का डिफरेंस होता है? CH2 यूनिट या 14U का डिफरेंस होता है। अब जैसे हम नीचे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं हम देख सकते हैं कि कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब डाउन द सीरीज जाने पर हमारे पास मास क्या होता है? बढ़ता है। अगर मास हमारे पास बढ़ता है तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमारे पास क्या होती हैं? चेंज होने लग जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदलने लग जाती हैं। तो ये तो सिंपल सी एल्केन सीरीज़ के लिए हमने फॉर्म किया है। हो सकता है कि आपको अल्कोहल के लिए पूछ ले कि अल्कोहल सीरीज़ हमारे पास है, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H5OH। तो आपसे बोलेगा इसका नेक्स्ट मेंबर बताओ। अब ये फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है, नेक्स्ट मेंबर कैसे बताएंगे? C2H5 के अंदर आप क्या ऐड कर दोगे? C2H5OH में हम क्या ऐड कर देंगे? CH2 ऐड कर देंगे, CH2। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? कार्बन 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 7 हो जाएंगे और OH आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। तो जो अगला मेंबर है वो क्या हो जाएगा? C3H7OH हो जाएगा।
ये एग्जाम में पूछा गया होता है कि इथेनॉल का जो हायर होमोलॉग होता है, मतलब हायर होमोलॉग मीन्स कहने का उसके नेक्स्ट वाला जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर है या जो फॉर्मूला है वो आपको बताना होता है। तो उसके नेक्स्ट वाला हमारे पास कौन है, प्रोपेनॉल है। तो आपसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए पूछा हो, आप इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। जो मेंबर आपको गिवन है उसमें CH2 ऐड करेंगे, जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा वही हमारा नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मेंबर होता है। क्लियर है। अगर हमें वो कहता है कि हमारे पास क्या है, CH3X है, हेलो एल्केन है, कोई भी यहाँ पे X हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी अटैच हो सकता है। हमसे कह रहा है इसका नेक्स्ट मेंबर बताओ क्या होगा। नेक्स्ट मेंबर मतलब इसका हायर होमोलॉग क्या होगा, हायर होमोलॉग क्या होगा। तो हायर होमोलॉग मीन्स कहने का इसका नेक्स्ट वाला मेंबर क्या होगा। तो आपने इसमें क्या ऐड करना है, CH2 ऐड करना है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, C2H5X। तो ये इसका हायर होमोलॉग हो जाएगा। क्लियर है। तो हायर होमोलॉग निकालना बहुत इजी होता है, जो भी आपको मेंबर गिवन है उसमें आप CH2 ऐड कर दो, जो रिजल्ट है वही हमारा हायर होमोलॉग होता है। तो बेसिकली होमोलॉग सीरीज हमारे पास क्या है, ये वो सीरीज है हाइड्रोकार्बन की जिनके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है एंड फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है, सेम होता है। चाहे हाइड्रोकार्बन बोले चाहे उनके डेरिवेटिव बोले, सबका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहे होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, होमोलॉगस सीरीज के मेंबर होते हैं। और यही हमारी होमोलॉगस सीरीज होती है। होमोलॉगस सीरीज के दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर CH2 यूनिट या 14U के डिफरेंस पर होते हैं। इनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इनके पास, डिफरेंट होती हैं। अगर हम अल्कोहल फैमिली के बारे में बात करें तो सबके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। तो जो OH वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है फंक्शनल ग्रुप की, वो सारे के सारे मेंबर शो करेंगे। अगर हम हेलो एल्केन को देखें तो जो भी हमारे पास यहाँ मेंबर होगा वो हेलोजन कैरी कर रहा होगा। तो जो प्रॉपर्टीज़ हेलोजन की होंगी वही सारी प्रॉपर्टीज़ रेस्ट ऑफ द मेंबर क्या करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्या होता है, ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उनको हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। और ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना का नाम क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10। ये एक एल्केन है जिसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन होता है। हमें इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, तो हम या तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हैं, पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक कार्बन को सीधी लाइन में लगा दें, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। क्लियर। इसका जब नाम हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ब्यूटेन है। ये हमारे पास है ब्यूटेन। तो जब ऐसे ही लिखते हैं हम नाम तो उसके आगे एन लगा देते हैं, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है। अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता, CH3 CH CH3 एंड CH3, अगर ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होता तो आप कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 4। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 6 9 और 10, हाइड्रोजन भी 10 है, कार्बन भी 4 है। मतलब इन दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास सेम है। तो यही कंडीशन होनी चाहिए कि कंपाउंड के पास क्या प्रेजेंट हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेजेंट हो, बट आप उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बना पाओ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसका जब नेम लिखेंगे तो नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 एंड 3। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। नेमिंग कैसे करते हैं वो पीछे हम लोगों ने चेक कर लिया था। तो फर्स्ट हमारे पास है C5H12। जब इनके आपको आइसोमर बनाने हैं तो सबसे पहला जो आइसोमर बनता है उसके लिए आप क्या करो, सारे के सारे जो कार्बन हमारे पास है उनको एक सीधी लाइन में लगा दो और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एल्केन है। आपको एल्केन के लिए ही ड्रॉ करने, एक पेंटेन होगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जामिनर हेक्सेन तक जा सकता है। तो 5 कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, हर एक कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगाना है, हमने सिंगल बॉन्ड लगा देना है। हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है। अब हमें हाइड्रोजन काउंट करने हैं। फर्स्ट वाले कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो उसको हमें 3 हाइड्रोजन देने हैं, तो ये हो जाएगा CH3। नेक्स्ट वाले को हमें 2 देने हैं, उसके नेक्स्ट वाले को भी 2, नेक्स्ट वाले को भी 2 एंड लास्ट वाले को हमें 3 देने हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इसको हम लोग बोलेंगे एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन।
ये हमारे पास कंपाउंड का नाम है। पहले हमने क्या करना है, जितने भी कार्बन गिवन है सबको एक ही लाइन में अटैच करना है, बॉन्ड्स इनके बीच में सिंगल लगाने हैं, जिसको जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए वो हाइड्रोजन आप वहाँ पे लिखिए। कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से नहीं बनाते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूले से बना के दिखाते हैं। सेकेंड अब स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि आप क्या करो, हमारे पास पहले जो मेन चेन थी उसमें 5 कार्बन थे, अब आप 5 से कार्बन कितने कर दो, 4 कर दो, तो 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से बनाना है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग कार्बन बचा वो कार्बन आप बीच वाले कार्बन पे लगाओगे, या तो आप इस वाले कार्बन पे लगा सकते हो या फिर आप इस वाले कार्बन पे लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, किसी भी कार्बन पे आप उसको प्लेस कर सकते हो। हम फर्स्ट वाले कार्बन और यहाँ लास्ट वाले कार्बन पे नहीं लगा सकते हैं, टर्मिनल पे नहीं लगाना है, हमेशा कहाँ लगाना है, मिडल में लगाना है। तो एक बार सपोज हमने इस वाले कार्बन पे लगा दिया और सेकंड टाइम हमने क्या किया, 1 2 3 4 एक बार इस पे लगाया है, तो नेक्स्ट टाइम हम किस पे लगा देंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर लगा देंगे। नाउ बॉन्ड लगा देंगे, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे और इसके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे। लाइकवाइज यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। नाउ ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाए हैं ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही हैं, एक्चुअली में एक ही कंपाउंड है, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये हमें कैसे पता लगेगा, जब आपने कंपाउंड के लिए उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख लिया तो एक बार उसकी नेमिंग भी करें। जब आप नेम लिखोगे तो जिन कंपाउंड्स के नेम सेम होंगे, मतलब वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हैं, तो उनमें से कोई एक आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो जैसे नेमिंग करनी हो तो आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, नंबरिंग वहाँ से होती है जहाँ से ब्रांच पास में आती है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हमारे पास एक मिथाइल लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। तो कंपाउंड का नाम क्या है, 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूटेन लिखते हैं। सेकंड जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से ब्रांच पास पड़ती है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 देन 2 देन 3 देन 4। अभी भी हमारे पास जो ब्रांच है वो दूसरे नंबर पर ही आ रही है, और किस पर आ रही है, ब्यूटेन पर आ रही है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिकल है। तो दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। तो हमने फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। नाउ नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, 4 कार्बन थे, अब 4 से कितने कार्बन कर दोगे, आप 3 कार्बन कर दोगे। तो 1 देन 2 देन 3, बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिए हमने। अब हमारे पास जो 2 कार्बन बचे हैं, क्योंकि टोटल कार्बन 5 है, 5 में से 3 हमने यहाँ कर दिए, तो हमें लगाने का है वो 2 रिमेनिंग कार्बन, वो बीच वाले कार्बन पे लगाने हैं। तो एक आपको हमेशा ऊपर की तरफ लगाना है और एक आपको हमेशा नीचे की तरफ लगाना है। ये याद रखिएगा, एक ऊपर रखना है और एक नीचे रखना है। दोनों को आप एक साथ मत लगा देना ऐसे करके CH3 ये गलत है, ऐसे नहीं होता। आपको दोनों क्या करने हैं, मिडल वाले कार्बन पे लगाने हैं, एक ही कार्बन पे लगाने हैं। तो एक CH3 ऊपर रखें, एक CH3 नीचे, यहाँ भी CH3 आ जाएगा और यहाँ भी CH3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारी पेरेंट चेन है, कहीं से भी स्टार्ट करें, जो ब्रांच है वो दूसरे नंबर पर ही आ रही है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। दोनों का जो एड्रेस है वो कहाँ पर है, दूसरी पोजीशन पे है। पहला वाला मिथाइल दूसरी पोजीशन पे है, दूसरा वाला मिथाइल भी दूसरी पोजीशन पे है। फिर डैश लगाते थे, उसके बाद अगर सिमिलर है तो डाई लिखेंगे। तो डाई मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है हमारे पेरेंट चेन के अंदर, 3 कार्बन है, या लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है। तो 3 के लिए हम लोग लिखते हैं प्रॉप और एंडिंग इसे कर देंगे एन से। तो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारे पास पेंटेन के क्या है, 3 आइसोमर है। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला आइसोमर क्या बनता है, सबको हमें एक ही लाइन में लगाना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हमें क्या करना है, बॉन्ड लगाना है इनके बीच में। तो सबके साथ कैसा बॉन्ड रहेगा, कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा। फिर हमें हाइड्रोजन लगाने हैं गिन के। फर्स्ट वाले को 3 हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि उसने एक बॉन्ड बना रखा है। नेक्स्ट वाले को 2, उससे नेक्स्ट वाले को भी 2 2 2 और लास्ट वाले को 3।
काउंट भी कर लेंगे साथ साथ, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। हाइड्रोजन एंड कार्बन का नंबर आप साथ साथ ऐड भी करते रहना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया हमारे पास। हाइड्रोजन 14 है। 3 + 2 5 2 7 7 and 4 11 11 3 14। तो ये हमारे पास क्या है, सही स्ट्रक्चर है। नाम कैसे लिखेंगे इसका, इसको बोलेंगे हम लोग एन हेक्सेन। एन हेक्सेन इसका नाम है। अब हमारे पास 6 कार्बन थे मेन चेन में, अब 6 से हम कितने कर देंगे, 5 कार्बन कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, सबके बीच में कैसा बॉन्ड लगा देंगे, सिंगल। तो सिंगल 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 एंड सिंगल। अब हमें एक कार्बन लगाना है, तो एक कार्बन आप बीच वाले कार्बन पर लगाओगे, या तो आप इस वाले कार्बन पे लगा सकते हो, या इस वाले कार्बन पर, या इस वाले कार्बन पर। तो तीनों में एक बार हम कार्बन के ऊपर लगा के देख लेते हैं, 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर नेमिंग करेंगे। जहाँ पे हमारा नेम सिमिलर आएगा उसमें से कोई एक स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो सपोज हमने पहले यहाँ लगा दिया, इस वाले कार्बन भी हमने CH3 लगा दिया। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इस वाले कार्बन पे लगा देते हैं, यहाँ हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम लास्ट वाले कार्बन पे लगा सकते हैं, मतलब इस वाले कार्बन पे CH3 लगा सकते हैं। चाहे CH3 ऊपर लिखो चाहे आप नीचे लिखो, एक ही बात होती है। नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करने का फंडा क्या है कि जहाँ से ब्रांच हमारे पास में आती है वहाँ से आपको नंबर करना होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ब्रांच को तीसरा नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5। तो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर नंबर 1 में जो CH3 है वो सेकेंड वाले कार्बन पे आ रहा है, और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में भी CH3 सेकेंड वाले कार्बन पे आ रहा है। तो मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ये वाला स्ट्रक्चर क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब हमें प्लेस करने हैं हाइड्रोजन। तो फर्स्ट वाले के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1, इसके पास 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। लाइकवाइज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इधर 2, इधर आपके पास 1, इधर हमारे पास 2 और इधर हमारे पास 3। काउंट भी करते रहेंगे साथ साथ हाइड्रोजन, 3 3 6 और 3 9 10 10 और 4 14 3 3 6 6 and 4 10 10 and 1 11 11 और 3 14। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन की काउंट हमारी बिल्कुल सही चल रही है। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 बन चुका है हमारे पास, एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 भी बन चुका है हमारे पास, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। अब आपको नेम लिखना है, तो फर्स्ट वाले का जो नाम है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, 2 डैश मिथाइल, और किस पर लगा हुआ है, पेंटेन पर लगा हुआ है। तो 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम है। नेक्स्ट वाले का नेम लिखेंगे तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये हमारा तीसरा आइसोमर। फोर्थ अब बना रहे हैं, तो फोर्थ के लिए हमें क्या करना है, 5 में से अब कितने कार्बन कर देंगे हम चेन के अंदर, 4 कार्बन कर देंगे। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब हमें 2 कार्बन लगाने हैं, टोटल 6 हैं, 6 में से 4 हमने यूज़ कर लिए लॉन्गेस्ट चेन के लिए। अब हमें 2 कार्बन लगाने हैं, तो 2 कार्बन हम लोग कैसे लगा सकते हैं, या तो हम दोनों इस वाले के ऊपर लगा दें, या हम क्या कर सकते हैं, एक इधर लगा दें और एक इस वाले पे लगा दें, या हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक दिस, इस वाले कार्बन पे लगा दें दोनों कार्बन। इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर हमारे क्या हो सकते हैं, ड्रॉ हो सकते हैं। पहले बॉन्ड लगा लेते हैं, हम बॉन्ड सिंगल 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 एंड सिंगल। अब एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, तो नंबरिंग आपको यहाँ से करनी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इस कंपाउंड के लिए जो ब्रांच है वो कार्बन जो ऊपर और नीचे लगे हैं वो दूसरे कार्बन पे आ रहे हैं। अगर आप लास्ट स्ट्रक्चर को देखो तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ भी जो ब्रांच है, जो एक ऊपर लगी है एक नीचे लगी है, ये भी सेकेंड वाले कार्बन पे आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। तो उसमें से कोई एक हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें बेसिकली बस हाइड्रोजन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस करेंगे तो इसको 3 हाइड्रोजन देने हैं, इसको 1, इसको भी 1,
इसको 3 हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन और इसको भी 3 हाइड्रोजन। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या होगा, 2 मिथाइल लगे हैं, तो पहला मिथाइल दूसरी पोजीशन पे है, दूसरा मिथाइल भी दूसरी पोजीशन पे है, दोनों एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए डाई वर्ड यूज़ किया, तो 2,2 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो कहीं से भी कर लो, ब्रांच को आपके पास सबसे लोएस्ट नंबर 2 मिलेगा। अगर आप यहाँ से करोगे तो इसको 2 मिल रहा है, यहाँ से कर रहे हो तो इसको 2 मिल रहा है। तो पहली ब्रांच दूसरी पोजीशन पे है, दूसरी ब्रांच तीसरे कार्बन पे है, दोनों ब्रांच सेम है इसलिए डाई, और डाई किसके लिए लगा रहे हैं हम लोग, मिथाइल के लिए, क्योंकि दोनों ब्रांच मिथाइल है। और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास बने हैं आइसोमर किसके, हेक्सेन के। बेसिक फंडा यही है कि आपको पहले सारे के सारे कार्बन एक लाइन में अटैच करने हैं, फिर एक एक कार्बन कम करते जाएं, और जो इन बिटवीन कार्बन है उनके सर पे लगाते जाओ। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इन बिटवीन ऑफ सारी बनाओ। फिर आप ये चेक कर लो बस कि हम जब नंबरिंग कर रहे हैं या जब नेम लिख रहे हैं तो कोई 2 या 3 स्ट्रक्चर आपस में सेम तो नहीं आ रहे हैं। जो सेम स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये हमारे पास हो गया आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप बेसिकली होते क्या है, जब एक एलिमेंट नेचर में एक से ज़्यादा फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म, तो हर एक फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम मोमोज लेते हैं एग्जाम्पल में, मोमोज, तो मोमोज की बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ क्या होती हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बहुत ही वैरायटी के मोमोज अवेलेबल होते हैं। तो अगर मोमोज को आप समझो कि मोमोज हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये मल्टीपल फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हर एक फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना है अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करने का, उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन की हमारे पास टोटल कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट एलोट्रॉप हमारे पास होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के पास जो स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, लाइक अ शीट, और शीट में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स हैं, तो ये फर्स्ट शीट होगी हमारे पास या फर्स्ट लेयर होगी, उसके बाद हमारे पास फिर से हेक्सागोनल लेयर है, सेकंड बन गई हमारे पास वो। तो ये हमारे पास एक 2D स्ट्रक्चर है। तो 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेक्सागोनल रिंग्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। एक लेयर की अटैचमेंट दूसरी लेयर से होती है एक फोर्स की हेल्प से। उस फोर्स का नाम क्या होता है, वैंडरवॉल फोर्स होता है। फोर्स का नाम होता है वैंडरवॉल फोर्स। ये वैंडरवॉल फोर्स बहुत ही वीक नेचर की होती है, तो ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वैंडरवॉल फोर्सेज होती हैं अट्रैक्शन की, ये ब्रेक हो जाती हैं और लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम इसको एज अ लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो हमसे वो क्वेश्चन ने पूछता है कि जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है, तो उसका आंसर होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। बस आपको इतना बताना है, डिटेल में वो आपसे पूछेगा ही नहीं। सिंगल 1 मार्क में आपसे पूछ सकता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर सकता है, तो आप ये बताएंगे ग्रेफाइट के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्री होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट एलोट्रॉप है डायमंड। तो डायमंड के पास 2D स्ट्रक्चर नहीं होता, कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो डायमंड हैज़ 3D नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसके पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। नाउ हमसे एग्जामिनर पूछे कि जो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होता है, तो हम सिंपल सा आंसर करेंगे क्योंकि डायमंड के पास क्या होता है, 3D नेटवर्क होता है कोवलेंट बॉन्डिंग का, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है। आपसे पूछा डायमंड शाइन क्यों करता है, तो आपको बताना है कि डायमंड के अंदर क्या टेक प्लेस करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से डायमंड शाइन करता है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है हमारे पास, और डायमंड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ग्लास को कट करने में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डायमंड। लास्ट होता है फुलरीन्स। वैसे हमको ये स्टडी नहीं करना होता, जस्ट नॉलेज के लिए है कि फुलरीन के पास एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इस फुटबॉल के अंदर 2 टाइप की रिंग्स होती हैं, एक हेक्सागन शेप की रिंग होती है और दूसरी पेंटागन शेप की हमारे पास रिंग होती है। बस फुलरीन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, सफिशिएंट है। तो ये खत्म होता है टॉपिक एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कौन करते हैं, नॉन मेटल्स करते हैं। तो उस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बना है।
और जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से बनता है उस कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो जब भी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है तो हमेशा वो बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, कोवलेंट टाइप की होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग को दिखाने के लिए हम लोग कौन से स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग में बेसिकली क्या है कि जितने भी एटम आ रहे हैं बॉन्ड बनाने, वो एटम्स आपस में क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, जिससे हर एक एटम का क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये जो बॉन्ड वो आपस में बनाते हैं अपने ऑक्टेट पूरे करने के लिए, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जो कंपाउंड उस बॉन्ड के थ्रू बनता है उसको हम लोग कोवलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए कोवलेंट बॉन्डिंग शो करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं जो हाइड्रोजन होता है वो H2 मॉलिक्यूल होता है। तो आपको एक H यहाँ लिखना है, दूसरा H आपको यहाँ लिखना है। नाउ हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और उसको 2 करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की हमें ज़रूरत है उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लेस कर देने हैं। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके पास एक ही है, इसलिए हमने वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया। लाइकवाइज दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करते हैं बस। नाउ ये दोनों आइटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं और क्लोज आने पर ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने लग जाते हैं। दैट मीन्स ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, और ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। तो ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बना है, एक और एक इलेक्ट्रॉन अगर आप उसको ज्वाइन करो तो हम देख रहे हैं बीच में एक सिंगल लाइन आ रही है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे हमें लुईस बनाने होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O। तो सेंटर में उस एटम को रखते हैं जिसकी काउंट कम होती है। तो ऑक्सीजन की काउंट कम है तो ऑक्सीजन को हम लोग रखेंगे सेंटर में, और जो रिमेनिंग एटम्स हैं वो उसके लेफ्ट एंड राइट में हम लोग लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग एटम्स को प्लेस करेंगे। अगेन हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स आप उसके फेस के सामने यहाँ लगाएंगे। तो हाइड्रोजन के लिए ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लाइकवाइज इस वाले हाइड्रोजन के लिए ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन उसने इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर करना है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ शेयर करना है। तो जो शेयर करने हैं वो यहाँ लिख दिए। ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से शेयर होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से क्या होगा, शेयर होगा। अब रिमेनिंग हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ऐसे लगाने हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। नाउ बस अब सर्कल में इनको डाल देना है। हाइड्रोजन के पास अपना खुद का था, एक ऑक्सीजन ने दिया, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका डबलेट कंप्लीट। लाइकवाइज इस हाइड्रोजन का भी डबलेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के थे, 7th इस वाले हाइड्रोजन ने शेयर किया और 8th इस वाले हाइड्रोजन ने शेयर किया है। तो ये जो हमारे पास सर्कल है ये हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास वाटर का क्या होता है, लुईस होता है। अगर हमें अमोनिया का लुईस बनाना हो, जैसे अमोनिया विच इज़ NH3, तो जिसकी काउंट कम है उसको अगेन सेंटर में रखना है। तो नाइट्रोजन को सेंटर में रखेंगे और जो 3 हाइड्रोजन्स हैं वो हम इसके चारों तरफ क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। नाउ हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, तो हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हम बीच में लगा देंगे लाइक दिस। अब नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से एक उसने इसको देना है, एक उसने इसके साथ शेयर करना है, एक इसके साथ शेयर करना है। तो इसके पास कितने बचेंगे, खुद के 2 बच जाएंगे, वो हम ऊपर लगा देंगे। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो ऊपर नीचे क्या होते हैं, प्लेस कर दिए जाते हैं। नाउ शेयरिंग से जो हाइड्रोजन का डबलेट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इस वाले हाइड्रोजन का भी डबलेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और इस वाले हाइड्रोजन का भी डबलेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, उसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी 8 करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। तो टोटल हमारे पास नाइट्रोजन के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का लुईस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं CO2। तो कार्बन को हमें कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है। देन यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तभी तो वो 8 कर पाएगा। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगाने हैं इस जगह, इस वाले ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको इसके सामने लगाने हैं। अब 6 में से 2 आप प्लेस कर चुके हो, तो 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 एंड 6, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन के। अब हमें लगाने हैं कार्बन के। तो कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 उसने इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करने हैं एंड 2 उसने इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करने हैं। तो बस बन गया हमारे लिए, इस सर्कल में डाल देंगे। ऑक्सीजन के खुद के 6 और 2 किसने दिए हैं, कार्बन ने, टोटल 8 हो गए। यहाँ भी ऑक्सीजन के खुद के पास 6 थे, 2 किसने दिए हैं, कार्बन ने, और इसका भी ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो गया। एंड कार्बन का देखें तो 4 इसके पास खुद के थे और 2 उसने इस वाले ऑक्सीजन से लिए हैं एंड 2 इस वाले ऑक्सीजन से लिए हैं। तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के लिए क्या कर सकते हो, लुईस फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंट पता है तो लुईस बनाना बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है। तो पहला रीज़न है कि कार्बन का साइज़ क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल साइज़ का कार्बन होता है, जिसकी वजह से इसके जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं। तो जिस भी स्पीसीज़ के साथ ये बॉन्ड बनाता है उसकी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास बड़े बड़े आइटम्स होते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है, और छोटे छोटे आइटम्स होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। जितना डिस्टेंस कम होता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बन का साइज स्मॉल होता है, जिस वजह से हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो कम रहती है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा रहती है। तो ये स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये हमारे पास पहला रीज़न है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। टेट्रावैलेंस मीन्स कहने का इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, मतलब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं तो ये एक्चुअली में नॉन मेटल होता है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए थे, गेन करने चाहिए थे। बट 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाना इसके लिए एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं होता। वैसे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, ये भी एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं होता। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और शेयरिंग करके हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो खुद के साथ भी कर सकता है, या फिर वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनके साथ भी वो शेयर करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना सकता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। तो जो वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे कार्बन से, इस तरीके से लिंक होने लग जाते हैं। तो ये जो एबिलिटी होती है एक एटम की सेल्फ लिंकेज शो करने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। कैटिनेशन होने के लिए कंडीशन ये है कि साइज हमारे पास क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो कार्बन के पास होता है। जैसे जैसे हम कार्बन फैमिली में नीचे की तरफ बढ़ते हैं साइज बढ़ने लग जाता है, जिससे हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो कैटिनेशन की जो एबिलिटी है वो भी हमारे पास कम हो जाती है। अगर हमें कैटिनेशन एबिलिटी दिखानी है तो साइज हमारे पास क्या होना चाहिए, छोटा साइज होगा, तभी कैटिनेशन हमारा स्ट्रॉन्गर बनेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बन पाएंगे। तो कैटिनेशन करके कार्बन बिल्कुल चेन में अटैच हो सकता है, लाइक दिस, ऐसे चेन में अटैच हो गया, या वो ब्रांचेज में अटैच हो सकता है, ब्रांचेज में अटैच हो सकता है, या वो रिंग की फॉर्म में क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। तो ये हमारे पास 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कार्बन के पास क्या होता है, एक वर्सेटाइल नेचर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। तो जो फर्स्ट रिएक्शन इथेनॉल का होता है वो होता है सोडियम के साथ या फिर पोटेशियम के साथ। ठीक है, इथेनॉल क्या होती है, इथेनॉल इज CH3CH2OH, या फिर इसको आप ऐसे दिखा सकते हो C2H5OH। दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं, करेक्ट होती हैं। तो रिएक्शन का जो हमारे पास ब्लूप्रिंट है वो ये है कि कोई भी एल्कोहल अगर एक्टिव मेटल के साथ जैसे सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी सोडियम एल्क ऑक्साइड, और उसके साथ क्या होता है, H2 गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। नाउ ये रिएक्शन सिर्फ इथेनॉल के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बट हर एक एल्कोहल के लिए रिएक्शन क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अगर आपके एग्जाम में इथेनॉल के अलावा कोई और डिफरेंट टाइप के एल्कोहल है, जैसे प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, तब भी ये सेम रिएक्शन वहाँ पर टेक प्लेस करेगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ।
तो अल्कोहल हमारे पास कौन है, इथेनॉल, तो हमने इथेनॉल ले ली CH3 CH2 एंड OH। इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया है, इसमें डाला है हम लोगों ने सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकालेगा, इस हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकालेगा और खुद आके उसकी जगह पर अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2 एंड O, ये तो हमारे वैसे के वैसे ही रहे, बस सिर्फ हुआ क्या है कि जो Na है वो H के प्लेस पे आके क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है, और उसके साथ कौन सी गैस बाहर आ जाएगी, H2 गैस हमारी बाहर रिलीज हो जाएगी। बस हमें अल्कोहल का जो H होता है वो हटाना है और उसकी जगह पर Na लगाना है। अब नाम कैसे लिखना है, तो नेम लिखने के लिए पहले बोला उसने सोडियम, तो आगे आप पहले क्या लिख दो, सोडियम। फिर बोला उसने एल्क पार्ट लिखना है, मतलब कार्बन वाला पार्ट लिखना है। तो कितने कार्बन है हमारे पास, 2, 1 एंड 2। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एथ, और एंडिंग आपको किससे कर देनी है, ऑक्साइड से कर देनी है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। हम चाहें तो रिएक्शन पोटेशियम के साथ करवा सकते हैं, तो सोडियम हटा के बस आपको पोटेशियम कर देना है, बैक वाला आपका सेम टू सेम आइडेंटिकल ऐसा ही रहेगा। अगर हम प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन करके देखें, CH3 CH2 CH2 एंड OH, इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग K के साथ। तो रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो K है वो क्या करेगा, इस H को उसकी जगह से हटा देगा और खुद आगे उसके प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2, उसके आगे O था और O के साथ आगे कौन अटैच हो गया है, K, और K जब आया है तो उसने H को बाहर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। तो इसका नाम हमें कैसे लिखना है, पहले आप पोटेशियम यूज कर लेंगे तो पोटेशियम आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद एल्क पार्ट लिखना है। तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रॉप, और एंडिंग इससे कर देनी है आपको ऑक्साइड से। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटेशियम प्रोपॉक्साइड। तो ये हमारे पास पहला रिएक्शन होता है इथेनॉल का सोडियम या पोटेशियम के साथ। अगेन किसी भी टाइप की अल्कोहल दे रखी हो, रिएक्शन का ब्लूप्रिंट अगर आपको पता होगा तो रिएक्शन करना बहुत सिंपल है। जो भी हम मेटल यहाँ पे यूज़ करेंगे सोडियम या पोटेशियम, वो OH में से जो H है उसको हटा देगा और Na या पोटेशियम उसकी जगह पे आके खुद इंसर्ट हो जाएगा। नाम कैसे लिखना है, सोडियम एल्कोक्साइड या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड के फॉर्म में आपको नेम लिखना है, एंड हाफ H2 आपको क्या कर देनी है, एलिमिनेट कर देनी है। तो ये हो गया रिएक्शन विद सोडियम। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं अल्कोहल और अल्कोहल से पास करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो जो अल्कोहल होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आप इथेनॉल लोगे तो इथीन बन जाएगा, प्रोपेनॉल लोगे तो प्रोपीन बन जाएगा, ब्यूटेनॉल लोगे तो ब्यूटीन बन जाएगा। बस अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। रिएक्शन कैसे होता है वो समझ लेते हैं। हमने इथेनॉल ली CH3 CH2 एंड OH, इसमें से पास कर दी हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो हमें करना क्या है, ये जो OH है इस OH को रिमूव करना है। OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साइड वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो आपको क्या करना है, इस बीटा कार्बन से एक H रिमूव कर देना है, एक H रिमूव कर देना है, और उसके बाद अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। आराम से सुनना है, हमें क्या करना है, OH हटाना है। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके साइड में जो कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा पोजीशन से आपने OH निकालना है, अल्फा पोजीशन से हमने OH रिमूव करना है, OH रिमूव करना है, एंड बीटा पोजीशन से हमने एक H को रिमूव करना है। तो बीटा पोजीशन में टोटल 3 H थे, एक हमने रिमूव किया तो कितने रह गए, 2 रह गए। फिर हमारे पास CH2 था अल्फा कार्बन, इसका OH भी आप निकाल चुके हो तो ये अकेला बच गया यहाँ पे CH2। तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन। और फाइनली हमें क्या करना है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है और एक H2O का मॉलिक्यूल आपको
बाहर करके दिखा देना है। तो ऐसे हमको डिहाइड्रेशन रिएक्शन करने हैं। एक और एग्जांपल से देखते हैं। प्रोपेनॉल ले लिया तो CH3 CH2 CH2 एंड OH, इसमें से पास कर रहे हैं हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे पहले अब अल्फा बीटा कार्बन देख लेते हैं। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और वो जिससे अटैच है वो हमारे पास एक बीटा कार्बन है। तो हमें क्या करना है, अल्फा से क्या निकालना है, OH निकालना है, OH रिमूव करना है, और बीटा पोजीशन से आपको एक H क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। उसके आगे वाली पोजीशन से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आगे वाला सेम वैसा ही रहा हमारे पास CH3, देन उसके बाद C, 2 हाइड्रोजन थे, एक हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पे एक H आ जाएगा बस। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, CH2 बचेगा, क्योंकि इसका OH निकल चुका है। यही H और OH मिलके क्या बन जाते हैं, वाटर, जो बाहर निकल जाता है। फिर हमें क्या करना होता था, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगाना होता था। तो ये बन गया हमारे पास प्रोपीन। प्रोपीन हमने किससे बनाया है, प्रोपेनॉल से बनाया है। ऊपर हमारे पास क्या था, ये इथेनॉल, और इथेनॉल से हमने क्या बनाया है, इथीन को बनाया है। तो ये रिएक्शन हो गया हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसके रिएक्शंस किसके साथ करवाने, पहले सोडियम के साथ कराने या पोटेशियम के साथ करवाने, जैसे हमने अल्कोहल का करवाया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी H हटेगा और H की जगह क्या लगेगा, Na लगेगा। H हटता जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा। तो जैसे हमने रिएक्शन लिखा CH3COOH, और उसके साथ हमने क्या डाल दिया है, Na डाल दिया है। क्लियर। तो होगा क्या, जो Na है वो H को उसकी जगह से क्या कर देगा, निकाल देगा, और खुद उसके प्लेस पे आके अटैच हो जाएगा। तो रिजल्ट हमें मिलेगा CH3COO, और COO के साथ आके कौन अटैच हो गया है, Na आके अटैच हो गया है, और हाफ H2 हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो कंपाउंड हमारे पास बनता है इसको इस तरीके से नेम करते हैं। पहले मेटल का नाम आगे लिख दिया जो सोडियम था, फिर आपको लिखना होता है एल्केन OH, मतलब एल्किन OH। एल्केन वाला पार्ट आपका कार्बन का नंबर है, OH से आपको एंडिंग करनी है, और सोडियम मेटल है तो आगे आपको क्या करना है, सोडियम लिखना है। तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम। कितने कार्बन है, 1 और 2, 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन, और एंडिंग इससे कर देंगे, इसकी हम OH से एंडिंग कर देंगे, तो नाम हो जाएगा इसका सोडियम एथेनोएट। अगर 3 कार्बन दे रखे हो तो सोडियम प्रोपेनोएट, 4 कार्बन हो तो सोडियम ब्यूटेनोएट। इस तरीके से आप उसके नाम लिख सकते हो। दूसरा रिएक्शन हमारे पास होता है NaOH के साथ। सेकंड रिएक्शन है NaOH के साथ। NaOH के साथ भी जो ऊपर रिएक्शन किया है आइडेंटिकल रिएक्शन होता है, आइडेंटिकल। सिर्फ H2 की जगह H2O निकल जाता है बाहर। तो हमारे पास क्या है कंपाउंड, CH3COOH, और इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं। चाहो तो NaOH ऐड कर लो या इसमें KOH ऐड कर लो। तो NaOH को आपको यहाँ से ब्रेक करना है, और Na क्या करेगा, Na जाएगा इस H के पास और उसको उसकी जगह से निकालेगा। ये वाला H इस OH से कंबाइन होके वाटर बन जाएगा। तो रिजल्ट क्या जाएगा, रिजल्ट में CH3COO, और उसके साथ आके क्या अटैच हो चुका है, Na आके अटैच हो चुका है, और एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। जैसे हमने Na को फर्स्ट वाले केस में अटैच किया है वैसे ही हम लोग सेकंड वाले केस में भी अटैच कर रहे हैं। Na को ही भेजना है, KOH होगा तो K के साथ अटैचमेंट करनी है। इसका H और इसका OH मिलके H2O बन जाएंगे, वो बाहर निकल जाएगा, और रिजल्ट आपके पास सेम यही वाला बन जाएगा, सोडियम एथेनोएट। तो ये हो गया NaOH के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो आप इथेनोइक एसिड लो, CH3COOH, और इसमें आप डाल दो मेटल का कार्बोनेट, जैसे हमने डाल दिया इसमें Na2CO3। जहाँ भी आपको Na दिख रहा है, Na का एक ही काम है, Na क्या करेगा, H को हटाएगा और उसकी जगह के खुद क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, CH3COONA, उसके साथ एडिशनली क्या रिलीज हो जाएगा, H2O प्लस में CO2। और अगर हम फिर से इथेनोइक एसिड लें
और उसमें डाल दें NaHCO3। ये हो गया मेटल का बाइकार्बोनेट। तो इसका भी रिएक्शन सेम ही आएगा, CH3COO Na, उसके साथ H2O बाहर और उसके साथ CO2 बाहर। तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आता है, चाहे आप मेटल कार्बोनेट यूज़ करो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट यूज़ करो, रिजल्ट हमारे पास सेम ही आता है। तो ये खत्म होते हैं इथेनोइक एसिड के रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में होगा क्या, हम लोग लेंगे एल्कोहल, एल्कोहल के साथ लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो रिजल्ट में एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो रिएक्शन करना कैसे है, जैसे आपने एल्कोहल ले ली CH3 CH2 एंड O एंड H, और जो आपने प्लस उसके साथ हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इथेनोइक एसिड ले ली, तो CH3COO एंड H। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन करना कैसे है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव करना है एंड अल्कोहल का H रिमूव करना है। ये हमारे पास H2O बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। प्लस अब मेन रिजल्ट आपको कैसे लिखना है, पहले हमारे पास क्या है, अल्कोहल है CH3CH2 और उसका ये क्या है O। फिर हमारे पास किसकी बारी आएगी, कार्बोक्सिलिक की बारी आएगी, तो आपको O से स्टार्ट करना है लिखना, तो OCCH3, ये हमारे पास क्या बना है, हमारा एस्टर बना है। इस एस्टर का नाम होता है इथाइल एथेनोएट। ये हमारे पास बनेगा हमारा एस्टर। एस्टर जो होता है एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, इसको परफ्यूम्स में या फिर जो वनीला एक्सट्रैक्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन स्पूनिफिकेशन। स्पूनिफिकेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग लेते हैं एस्टर और एस्टर में NaOH या KOH उसमें से पास करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है, और उसके साथ जिस अल्कोहल से हमने एस्टर बनाया था वो अल्कोहल हमें क्या होती है, वापस मिल जाती है। तो एग्जांपल के लिए हम ऊपर वाला एस्टर यूज़ करते हैं CH3CH2OOCCH3, ये हमारे पास हो गया हमारा एस्टर। इसमें हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर NaOH को ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या है, हमारे पास जो COO वाला पार्ट है वहाँ से आपने इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है इस तरफ से। आपको पता रहना चाहिए कि ये जो पार्ट हमारे पास आया है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू आया था और ये जो पार्ट हमारे पास आया था वो अल्कोहल के थ्रू आया था। कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ आपने 2 O रखने हैं और वहाँ से आपने ब्रेक करना है। तो जिस तरफ 2 O चले गए हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, Na अटैच करना है, और जिस तरफ एक भी O नहीं गया है वहाँ पे आपको OH अटैच करना है। तो रिजल्ट क्या आएगा, CH3CH2 और इसके साथ आके क्या अटैच हो चुका है, OH आके अटैच हो चुका है, तो ये हमारे पास बन गई इथेनॉल। देन प्लस नेक्स्ट हमारे पास कौन है, CH3COO, CH3COO और उसके साथ आके क्या अटैच हो गया है, Na आके अटैच हो गया और इसका नाम क्या होता था, सोडियम एथेनोएट। इस कंपाउंड का नाम होता था सोडियम एथेनोएट। तो ऐसे हमको रिएक्शन करना होता है स्पूनिफिकेशन। देन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इथेनॉल की, इथेनॉल कलरलेस होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन होता है एंड वाटर के अंदर क्या होती है, कम्प्लीटली सॉल्युबल होती है। यूजेस क्या होता है, उसको एज अ बेवरेज की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, कफ सिरप में इसको यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है और एक एंटी फ्रीज एजेंट की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है कोल्ड कंट्रीज़ में। देन डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होती है, जब इथेनॉल के अंदर हम हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड कर दिया या पॉइजनस सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया ताकि वो क्या हो जाए, अनफिट हो जाए, किस पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। और हम लोग क्या उसमें ऐड करते हैं, जैसे मीथेनॉल ऐड कर दिया या कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया, तो उस टाइप की अल्कोहल को हम लोग कौन से अल्कोहल कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल होती है, इथेनॉल को हमने ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए अनफिट कर दिया है, कैसे, उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस डाल के या पॉइजन सब्सटेंसेस डाल के, विच कैन बी मीथेनॉल
या कॉपर सल्फेट, तो वो जो अल्कोहल होती है उसी अल्कोहल को कहते हैं हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल। और लास्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अगर इसका 5 to 7% एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। ये वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये जब 290 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है तो ये आइस जैसा अपीयर होता है, इसलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। तो 290 केल्विन पर ये फ्रीज हो जाती है। जब ये फ्रीज होती है तो इसकी अपीयरेंस आइस जैसी हो जाती है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ पिकल प्रिजर्वेटिव। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। So that's our app guys, and if you find this video helpful, please subscribe to this channel. Thanks.